इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, अगर चार्ज है ना, मल्टीपल ऑफ ई के टर्म, मल्टीपल ऑफ ई में रहेगा प्लस माइनस एन ई। चार्जिंग एक कंडक्शन से कर सकते हैं और इंडक्शन से कर सकते हैं, इसके बाद में आगे बताएंगे। अगर दो बॉडी को कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल सेम होने तक चार्ज फ्लो हो जाएगा। थोड़े थोड़े पॉइंट्स तक शुरू करते हैं यहाँ से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1। इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट रहता है ना, वो 80 रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, इसलिए उसको टाइम और करंट से बनाते हैं हम लोग। एम्पेयर सेकेंड कूलम 80। 1 कूलम इज 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। 1 absolute coulomb is 10 coulomb. 1 Faraday is 96,500 coulomb. 1 Faraday is a different thing and 1 Farad is a different thing. Farad is for capacitance. स्मॉलेस्ट चार्ज है ना, क्वार्क्स के टर्म्स में लिखते हैं हम लोग, E/3 to E/3 के अंदर। चार्ज इज इनवेरिएंट, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और चार्ज है ना, अगर वेलोसिटी 0 है चार्ज की तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगे। इतना ही था ना यहाँ पे। अब है ना मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर 3 मेथड्स हैं। एक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंदर, फ्रिक्शन में काम कैसे करता है देखो, दो मटेरियल हैं, उसके अंदर कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं। थोड़े लोग स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, थोड़े लोग वीकली होल्ड करते हैं। फ्रिक्शन की वजह से थोड़े इलेक्ट्रॉन इसमें से उसमें, उसमें से इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इंडक्शन ओनली पोलराइज करेगा, उसके बाद हम लोग कोई एक पार्ट को अर्थ करने के बाद में चार्ज बनेगा। मतलब यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, ये दो थे कंडक्टर, हम लोगों ने चार्ज की वजह से यहाँ पे पोलराइज कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद में इनको सेपरेट करना रहेगा आपको। दिस वॉज इंडक्शन, समझ गए ना। सेपरेट करने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा टोटल। कंडक्शन आपको तो मालूम है, कनेक्ट करने के बाद बॉडी के अंदर चार्ज ट्रांसफर होता है पोटेंशियल सेम होने तक। कूलम्स लॉ, 4 = k q1 q2 upon r², k is 1/4 pi epsilon naught मीडियम डिपेंडेंट, मतलब सॉरी, k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। 12 या -12 is the value of epsilon naught, permittivity of the free space। हाँ, यहाँ पे कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर है, is the SI unit of epsilon naught, opposite of this न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी। और फोर्स बारह थोड़े पॉइंट्स है। फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन। कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, फोर्स बाय चार्ज, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये वाला फोर्स है ना, मीडियम डिपेंडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि दो चार्ज हैं, इनके बीच में आप यहाँ पे मीडियम चेंज कर दोगे तो इनके बीच में फोर्स भी थोड़ा बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखो, फ्री स्पेस है बोले तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, अगर कोई और दूसरा है बीच में मीडियम तो एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा। हम लोग अक्सर एप्सिलॉन मीडियम नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली ई रिलेटिव पे कैलकुलेट कर देते हैं। इसको के कहते हैं, ये ई मीडियम अपॉन ई नॉट, ई इज के, इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स ड्यू टू चेंज इन मीडियम है। इसको F0 - F अपॉन F0, ये तो आप समझ जाओगे, K - 1 अपॉन के। F आएगा ना, अगर मीडियम चेंज होने के बाद में F की वैल्यू ऐसे चेंज होगी, F0 अपॉन के यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हो आप। के नीचे है क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे था ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नीचे था ना, इसीलिए।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नल पॉइंट, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे n टाइम्स ऑफ क्यू है, तो चार्ज ये साइड में रहेगा। और x निकालेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन रूट n प्लस 1। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नल पॉइंट रहेगा। ये डिस्टेंस की वैल्यू d अपॉन रूट n माइनस 1, रूट n माइनस 1। ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। फर्स्ट फाइंड नल पॉइंट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट नल पॉइंट। इसका मतलब क्या है, मान लो ये वाला केस है, 3 चार्जेस हैं, 3 चार्ज हैं, और आपको इक्विलिब्रियम पे रखना है इन तीनों चार्जेस को। तो क्या करना पड़ेगा, पहली बात नल पॉइंट फाइंड करो। नल पॉइंट यहाँ पे रहेगा, नल पॉइंट के ऊपर आपको बस फाइंड करना नहीं है, फाइंड करने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज रखना है वो भी सोचना है। यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज रखोगे, नेगेटिव चार्ज रहने की वजह से ये तीनों है ना इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ये एक दूसरे से दूर नहीं भागेंगे, सिंपल बात। और इसकी मैग्नीट्यूड भी आपको कैलकुलेट करना रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, सो दैट दीज ऑल रिमेन इन द प्लेस दे आर। उसके बाद वो इक्विलिब्रियम का हो गया, इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट, हाँ वो हो गया। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम पॉइंट ज्योमेट्रिकल, हाँ यहाँ पे देखो आप ऐसा लटकाए हो 2 चार्जेस को, ये थीटा एंगल है, तो बस ये टेंशन टी है मान लो यहाँ पे, तो टेंशन साइन थीटा ये वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, और एम जी है ना कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा टेंशन कॉस थीटा। टाइन थीटा निकाल लो, बस क्वेश्चन पूछा होगा बोले तो कुछ आप निकाल सकते हो, आसान है। टाइम पीरियड ऑफ मूविंग चार्ज, अगर 2 चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जो ऐसा ऐसा जा रहा है, ओके, तो इसका टाइम पीरियड पूछा है। टाइम पीरियड निकालने से पहले क्या क्या निकालना पड़ेगा बताता हूँ आपको। टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा जो इस डायरेक्शन में चलने के लिए उसको दे रहा है। तो फोर्स यहाँ पे एक लग रहा है, यहाँ पे एक लग रहा है, तो ये 2 फोर्स का है ना, ये वाला कंपोनेंट निकाल दो, 2f साइन थीटा हो जाएगा वो, ओके। साइन थीटा यहाँ पर है, और f की वैल्यू के क्यू अपॉन डिस्टेंस, दैट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ पे 2 आ गया, ख़त्म, आपको फोर्स मिल गया। और फोर्स के अंदर है ना उन्होंने एज्यूम कर दिया कि एक्स स्क्वायर छोटा है। मैं तो पहले बहुत कंफ्यूज होता था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर छोटा माने या ए स्क्वायर छोटा माने, बहुत कंफ्यूज होता मैं सच में। ये वाली चीज़ छोटी रहेगी या ये वाला ए छोटा रहेगा, अब याद रहना शुरू हो गया। एक्स स्क्वायर को छोटा मानते हैं हम लोग, इसलिए एक्स स्क्वायर को 0 पुट कर देंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे। उसके बाद में एफ को है ना एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर देंगे। सिंस ये ऐसा जा रहा है ना, तो आप बोल सकते हो कि आगे पीछे जा रहा है ना, ऐसे कर रहा है मान सकते हो आप, तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स लगा सकते हो आप यहाँ पर, जिससे आप ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होगा शायद ना, ऐसा टाइम पीरियड निकाल सकते हो। या इसका हो गया, सेम यहाँ पे करना रहेगा। पहले फोर्स निकाल लो आप, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव। उससे पहले एक चीज़ बताऊँ मैं, यहाँ पर ये है ना ऐसा भी जा सकता है चार्ज, और ऐसा आप ऐसा भी मान सकते हो कि ऐसा घूम रहा है, यहाँ पर सर्कल में जा रहा है, सर्कल में भी जा सकता है वो, स्ट्रेट ऊपर नीचे भी जा सकता है, और ऐसा सर्कल में भी जा सकता है इसी पॉइंट में। लेकिन यहाँ पे है ना ऐसा सर्कल में तो जा ही नहीं सकता वो, ऐसा ही जाना पड़ेगा उसको, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो भी चलेगा, छोड़ो। आपको ये वाले पॉइंट के ऊपर फोर्स क्या क्या लग रहा है देखो, ऑब्वियसली इसकी वजह से फोर्स ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे डाल दो के क्यू अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से के क्यू अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देना है आपको, और सिंप्लीफाई कर देना है। उसके बाद फिर से हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को छोटा माना है,
एक्स को छोटा माना हुआ है, इसकी वजह से एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, सिंप्लीफाई कर दो, ओमेगा आ जाएगा, टाइम पीरियड निकाल लो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, लेकिन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब तक जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना, अक्सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, दैट इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन बोलता है? अक्सर लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 9 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है बोल के बोल देते हैं। स्टॉपिंग टाइम मैंने कैसा याद रखा है, P/F। स्टॉपिंग टाइम के अंदर डायमेंशन एनालिसिस से टाइम ऊपर आना चाहिए, है ना, मतलब टाइम बचा हुआ रहना चाहिए। P/F, F के अंदर एक एक्स्ट्रा T है ना, डिनोमिनेटर में रहता है, वो टोटली ऊपर रहने के बाद न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब टोटल T बच जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस के अंदर है ना, KE/F है। F और KE के अंदर फ़र्क ये है कि KE के अंदर एक x एक्स्ट्रा रहेगा, यानी कि डिस्टेंस एक्स्ट्रा रहेगा, दैट इज़ L डिस्टेंस। L डिस्टेंस है बोले तो स्टॉपिंग डिस्टेंस। कंफ्यूज होता है ना, F ऊपर रहेगा या P नीचे रहेगा, वो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने शायद रखा। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन है ना, अगर मैं पूछूँ एक्सेलरेशन कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी लिखते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा लिखोगे आप बोलोगे सीधा ई लिख देंगे हम लोग, नहीं, ई नहीं लिखोगे आप लिखोगे QE/m, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE/m। जहाँ पर भी आप एक्सेलरेशन यूज़ करोगे ना, वहाँ पे QE/m यूज़ करना रहेगा आपको। ये देखो डायग्राम, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, आप चार्ज को फेंक रहे हो, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा यहाँ से यहाँ रहने का, 2uy/g, जी के अंदर QE/m, बाकी सब सेम। हाइट मैक्स है ना u²/2g, uy²/2g, जी के अंदर QE/m, बाकी सब सेम। आर मैक्स के अंदर ux/t, इसको आप ux/2uy/g, जी के अंदर QE/m, बाकी सब सेम। और इसका भी हो गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा dl, सिग्मा ds, रो dv, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे हम लोग चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये रिंग है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये रेडियस r है, ये डिस्टेंस x है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज़ K Q। इसके बाद ये x एक्स्ट्रा कहाँ से है बोले तो, ये इसमें से थोड़ा हिस्सा है ना, वो cos थीटा sin थीटा में से आ गया, वो ये Q/r² + x², दैट इज दिस डिस्टेंस। और यहाँ पे 3/2 वही x/रो भी है ना, cos थीटा में से आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहेगा x = r/√2 के अंदर, r/√2 पर प्लस माइनस, और मिनिमम सेंटर पर रहेगा। ग्राफ देख लो, r/√2 पर मैक्सिमम, सेंटर पे 0। टाइम पीरियड इफ डिस्प्लेस्ड, इसके अंदर भी आप देख रहे हो डिस्प्लेस्ड करने पर टाइम पीरियड क्या आएगा। देखो ज़रा, ये चार्ज को छोड़ दोगे बोले तो ऐसा जाएगा, यहाँ पे रहना, फिर रुकेगा, फिर वापस जाएगा, समझ गए ना। तो m⍵² लगा सकते हो आप f की जगह पर, ये डाल दिया तो फोर्स भी डाल दो, यही सेम चीज़। और इसके अंदर फिर से मान रहे हो x² 0 है, मैंने तो एग्ज़ाम के अंदर r² 0 मान लिया था एक बार, तो पूछो मत, r² 0 मान लिया था, गलत आंसर आया था, x² 0 मानना है। ओके, इसको 0 मान लो,
आंसर आ जाएगा। ओमेगा निकाल लेना, टाइम पीरियड आ जाएगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एंगुलर रिंग, यहाँ पे ये एंगुलर रिंग है, पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पे, ये एंगल थीटा है, रेडियस आर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, आंसर बैठ कर लो 2k लैम्डा बाई आर। प्रूफ तो ज़रूरी नहीं है, चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे है प्रूफ रेड इंक में। और दूसरी वाली चीज़ ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन थ्रेड, ये पॉजिटिव चार्ज वाला एक लाइन है ऐसा स्ट्रेट, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा। इस डायरेक्शन में k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। यहाँ पर k लैम्डा बाई आर ये चीज़ है ना, यहाँ पे लिखा हूँ मैं कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, और यहाँ पे मॉड्यूलस लगा हुआ है, मॉड्यूलस लगा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको खुद से देखना पड़ेगा। सिंस ये वाला रॉड लंबा है बोले तो डायरेक्शन यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ इसके अंदर यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन रहेगा। और इसका प्रूफ देख लो, यहाँ पर है, सेम डायग्राम फिर से लिख दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, डी का यहाँ पे कंपोनेंट डी कॉस थीटा 2 आ जाएगा, थीटा बाय 2। ओके, बस आपको क्या भी नहीं करना है, डी निकाल लिया ना। वैसे अलग अलग डी का इंटीग्रेट कर दो, मैं तो यहाँ तक ही इंटीग्रेट कर दूंगा, फिर इसको इंटू 2 कर दूंगा, जिसकी वजह से इतना पूरे का आ जाएगा। समझ गए, यही प्लान है हमारा। 2 इंटीग्रेट कर देना है आपको, 2 कर देना है, तो 2 मैंने डाल दिया। इसी चीज़ को इसका डबल कर देना, इंटीग्रेट कर देना, 2 आ गया। ये चीज़ यहाँ पे है, इंटीग्रेट करना है कहाँ, 0 से लेकर थीटा बाय 2 तक। आगे जाते हैं, डी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू इधर है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल, डी क्यू के बजाय आप लैम्डा डाल सकते हो, लैम्डा आर डी थीटा। लैम्डा डी एल आना चाहिए ना, लैम्डा डी एल के बजाय आर डी थीटा लिख दिया हम लोगों ने। हम लोगों को एक डी एल के बजाय हम लोग थीटा वेरिएबल रखना चाह रहे थे, इसीलिए डी एल के बजाय आर डी थीटा डाल दिया हम लोगों ने। तो डी की वैल्यू ये आ गई, बस पुट कर दो, कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल अंदर, इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे आंसर गलत आ रहा है आपका, आपने गलती करी है लेकिन आपको पता नहीं अभी तक। समझ सकते हो कहाँ पे गलती की है आपने मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे गलती किया। ये चीज़ तो सही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई है, इसका यहाँ पे कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा बाय 2 है, ये चीज़ सही है। लेकिन हम लोग जो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, उसके अंदर हम लोग जनरल वैल्यू लेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेंगे। जैसा यहाँ पे हम लोगों ने थीटा बाय 2 बोल के कैलकुलेट किया था ना, ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेते हम लोग, जनरल वैल्यू लेते हैं। समझ गए, तो वो गलती किया आपने। तो इसको बदलना पड़ेगा आपको, जनरल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो समथिंग ऐसे रहेगी, डी ई तो रहेगा, कॉस थीटा बाय 2 नहीं आएगा, कॉस अल्फ़ा आना पड़ेगा आपको। समझ गए, बाद में आप अल्फ़ा को बोल सकते हो, अल्फ़ा 0 से लेके अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा बाय 2, ऐसा डाल दो तो सही आंसर आ जाएगा आपका। देखो आगे बढ़ो, कॉस अल्फ़ा पुट कर दो, यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा पुट कर दो, यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा पुट कर देंगे, तो यहाँ से 2 कट करना पड़ेगा आपको। क्या करते हैं, एक अलग पेन में लिखते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो मैं ये सब बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले रीज़न बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। डी ई कॉस थीटा बाय 2 है ना। पहली बात, आप यहाँ पे थीटा बाय 2 जनरल लिख रहे हो ना, तो कॉस थीटा बाय 2 मत लिखो, डी ई कॉस थीटा लिख दो। समझ गए, जनरली। तो उससे बेहतर है कि डी कॉस थीटा लिखने के बजाय आप डी ई कॉस अल्फ़ा लिख दो,
उसके बाद कह देना कि अल्फ़ा हम लोग 0 से लेके अल्फ़ा इज इक्वल टू θ/2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। दिस इज़ ऑलवेज द बेस्ट केस। क्योंकि क्योंकि ये वाला जो कॉस थीटा लिखा हो ना, आप बाद में कन्फ्यूज़ हो सकते हो ये वाले कॉस थीटा से। मैं आगे बताता हूँ आपको, एक और एग्जांपल है जिसके अंदर क्लियरली मालूम पड़ेगा आपको। थीटा के बजाय एक और वेरिएबल मान लेना, अल्फ़ा मान लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, बेहतर रहेगा। अब ये डिलीट कैसे करें यार, ऐसे जाना पड़ेगा। जैसे तो मैं ये भी डिलीट नहीं कर सकता हूँ अभी। चलो वाइट कलर डाल देते हैं यहाँ पे ना, cos θ/2। चलो इसको जैसा वैसे रहना, तो यहाँ पे चेंज करते हैं cos θ/2। तो ये 2 भी चल उड़ जाएगा, मुझे पता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। cos अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पे cos अल्फ़ा आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी cos अल्फ़ा आ जाएगा। और ये डी थीटा लिखा हो ना, इसको भी cos अल्फ़ा लिखना पड़ेगा यार। अभी डी थीटा नहीं है, ये डी अल्फ़ा है, समझ लिया करो, ये डी अल्फ़ा है। यहाँ पे भी डी थीटा नहीं, डी अल्फ़ा है। ओके, साइन, यहाँ पे साइन अल्फ़ा बन जाएगा, ये साइन अल्फ़ा बन जाएगा, बस खत्म, नेगेटिव साइन कुछ नहीं आएगा। तो फाइनली आंसर आ गया आपका, देखो 2k λ/r साइन अल्फ़ा के बजाय θ/2 डाल देना है आपको, साइन θ/2, बस 2k λ/r साइन θ/2। और इसका प्रूफ देखो, अभी ये लाइन है ना, इसका ग्राफ इधर बना दिया हम लोगों ने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका यहाँ पे कंपोनेंट ई साइन थीटा। पहले हम लोग इसका निकाल देंगे, इसका बाद में नहीं निकाला तो भी चलेगा, हम लोग इसका ही निकाल रहे हैं अभी, यानी कि इसका ही निकालेंगे हम लोग। ये बाद में आप समझ जाओगे इसको देखने के बाद। ये ई साइन थीटा है, ओके। आपको क्या करना है, ये अलग अलग, जैसे कि हम लोग ये ई है ना, इसकी वजह से निकालें, आपको ये सारे पॉइंट की वजह से ई निकालना पड़ेगा, समझ गए। तो डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे डी क्यू निकालना है आपको, डी क्यू भी पता नहीं है, डी क्यू क्या है आपको, एक्स स्क्वायर भी पता नहीं है आपको, आर पता है, एल भी थोड़ा थोड़ा पता है, पूरा भी नहीं पता है आपको एक्स पता नहीं है, एक्स इज़ द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, आपको एक्स स्क्वायर भी पता नहीं है। सबसे पहले एक्स निकालते हैं, एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक्स निकालने के लिए डायग्राम बना दिया हम लोगों ने, आर पता है, थीटा पता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, तो एक्स की वैल्यू मिल गई आपको, इतना आसान। एक्स पता है, अभी डी क्यू निकालते हैं। डी क्यू निकालने के लिए फिर से डायग्राम बना दिया, ये वाला पॉइंट डी क्यू है, डी क्यू के लिए आप लैम्डा डी एल लिखना पड़ेगा, डी क्यू इज लैम्डा डी एल। अब हम लोगों को डी एल नहीं पता, डी एल निकालना पड़ेगा आपको। डी एल निकालने के लिए हम लोगों ने ये वाला जो है ना, इसी चीज़ को यहाँ पे जूम करके लिखा हुआ है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस डी एल है, ये आर सेक थीटा, ये भी आर सेक थीटा, दिस इज बेसिकली एक्स, ये वाला एक्स है, वो ये वाला एक्स है, आर सेक थीटा। तो आर सेक थीटा डी थीटा इज डी एल, मैंने ढूंढ लिया था लेकिन ये गलत है, सही मेथड ये है। अक्सर हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार ये काम नहीं किया। तो सही मेथड आप ये बना दोगे, ये आर है, ये एल है, ये आर सेक थीटा है, ये वाला डायग्राम है, ठीक है। टैन थीटा ये है, यहाँ से आपको एल मिल गया। आप बोलोगे अब तो एल ही मिला है, हमको तो डी एल चाहिए था। डी एल के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हाँ, डी एल अपॉन डी थीटा,
इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन वो डी थीटा यहाँ पर आने वाला से यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने डी थीटा, डी एल इज इक्वल टू दिस, खत्म। आपको डी क्यू भी पता है, एक्स आर भी पता है, पुट कर दो डी क्यू से लैम्डा डी एल की वैल्यू भी पता है, डाल दो और सिंप्लीफाई कर दो। उसके बाद क्या हो गया काम आपका, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आपको इंटीग्रेट करना है सारे की सारी वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना डी ई अपॉन साइन, डी ई साइन थीटा है, इंटीग्रेट 0 से लेके थीटा 2 तक, आंसर आ गया आपका। आप यहाँ पे 0 के बजाय ये भी ले सकते हो, जैसा कि हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक बना रहे हैं, दैट इज़ 0 एंगल, ये वाला एंगल 0 है और ये वाला θ/2 है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये है ना -θ1 बोल सकते हो, ये वाला एंगल 0 है तो ये वाला -θ1 है और ये वाला θ2 है। ओके, तो 0 के बजाय आप -θ1 से θ2 जा रहे हो बोल के भी डाल सकते हो। तो आपका जो एक्सप्रेशन है ना E इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर कॉस θ2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ θ1 आ जाएगा। माइनस ऑफ कॉस ऑफ θ1 को आप डायरेक्टली इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको प्लस डाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो आप, सेम टू सेम लिखा है यहाँ पे, वही लिखा हुआ था, समझ गए ना। उसके अलावा एक और चीज़ छोड़ दी क्या हम लोग, हाँ ये वाला चीज़, ये रॉड एल है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं कि डी क्यू अपॉन x² बन जाएगा। इसको सॉल्व करने के, हाँ मैं बता रहा था ना आपको यहाँ पर एक चीज़, आप थीटा मानो, थीटा मत मानो, अल्फ़ा मानो बोला था मैंने, अल्फ़ा मानना और बेहतर रहेगा बोला था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेम मिस्टेक। हाँ, मेक एक्स्ट्रा वेरिएबल टू बी सेफ, एक्सप्लेन करूँगा मैं आगे। ये रॉड एल है, ये इसका लेंथ एल है, इसका डिस्टेंस डी है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है के डी क्यू अपॉन x², डी क्यू इज लैम्डा डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर, 1/x² को इंटीग्रेट करना है आपको, आ जाएगा आंसर, खत्म, इतना सिंपल है। डी से लेके डी प्लस एल तक हम लोगों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हो। मैं आपको बताता हूँ आप गलती क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा वेरिएबल x² माना है, मैं बताता हूँ, अब यहाँ पे बताता हूँ क्लियरली। ये रॉड एल है, ये डिस्टेंस डी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था हम लोगों को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन x² लिखते हैं हम लोग, के आ गया, डी क्यू के बजाय लैम्डा, लैम्डा इज क्यू अपॉन एल, लैम्डा डी एल, क्यू अपॉन एल डी एल, ओके। और x² के बजाय अगर आप डी प्लस एल लिख देते थे, डी प्लस एल डी होल स्क्वायर, देखो आगे आगे देखो आगे, ओके, कांस्टेंट बाहर कर दिया के क्यू और यहाँ पे एल बच गया, डी प्लस एल बच गया, अब इंटीग्रेट कर दो आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर गलत आ जाएगा। उससे पहले मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं पूछूँ ये एल वेरिएबल है तो आप बोलोगे हाँ ये तो वेरिएबल है, क्योंकि डी यहाँ पे एल अलग है, इस वाले डी क्यू के लिए एल अलग है, इस वाले डी क्यू के लिए एल अलग है, तो ये वाला एल अलग है, आप बोलोगे एल वेरिएबल है। मैं पूछूंगा ये वाला एल वेरिएबल है क्या, आप बोलोगे हाँ तो ये भी वेरिएबल बनना चाहिए, क्योंकि ये वाला एल भी वेरिएबल था तो ये भी बनना चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट था। और से देखो ये कहाँ से आया है, ये आया है यहाँ से, Q/L से। व्हाट वाज Q/L, Q/L लैम्डा था, लैम्डा कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो L भी कांस्टेंट ही है, समझ गए। तो आप ऐसे फंस सकते हो, अगर आप ये D प्लस एल के बजाय x² यूज़ करते हैं तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं आती थी, समझ गया ना। बस अगर आप है ना ये L को कांस्टेंट मार के बाहर निकाल दोगे तो सही आंसर आ जाएगा आपका। देखो के क्यू अपॉन एल है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा, बस आंसर करेक्ट है ये। आप ऐसा भी कर सकते हो, Q/L को लैम्डा मान लेते थे तो कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं रहती थी, लैम्डा मान लिया, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेट करने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाती थी आपको। उससे भी बेहतर ये था कि आप D प्लस एल ही ना लिखते और इसके बजाय x लिख देते, समझ रहे हो।
जैसा मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, यहाँ पर है देखो वो चीज़, डी प्लस एल के बजाय एक्स स्क्वायर ही रहता था हम लोग, और हम लोग बोलते थे एक्स को है ना, एक्स को डी से लेके डी प्लस एल तक इंटीग्रेट करना है। अगर आप ऐसा बोल देते थे ना तो बहुत अच्छा रहता था आपके लिए। के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, लैम्डा के लैम्डा कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट कर दिया हम लोगों ने, और एक्स को इंटीग्रेट डी से लेके डी प्लस एल तक इंटीग्रेट कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। फाइनली सही आंसर आ जाएगा आपका। दिस वॉज दी बेस्ट मेथड। आप एक्स्ट्रा वेरिएबल मान के चलो, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ऐसे कन्फ्यूजन होने वाली चीज़ रहता है ना, वहाँ पे आप एक्स्ट्रा वेरिएबल मान के रहोगे तो आप सेफ रहोगे। वो गलती हम लोगों ने यहाँ पर भी की थी और यहाँ पर भी की है। ओके आगे चलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वी इंटू एम। गॉस लॉ, फ्लक्स इज ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं हम लोग। फ्लक्स को ई डॉट ए कॉस थीटा, ई ए एक्स, ई वाई ए वाई, ई जेड ए जेड। ओके, फ्लक्स इनकमिंग को नेगेटिव, फ्लक्स आउटगोइंग को पॉजिटिव मानते हैं। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, शेप or placement of charge inside. Flux does not depend on shape of Gaussian surface, but electric field at Gaussian surface does depend on shape or size. Okay, एक और important point है देखो, electric field is due to charge and also due to charge outside, charge inside and also due to charge outside the Gaussian surface. That is very important. Find flux through side of a pyramid. चार्ज इधर तब बॉटम, यहाँ पे चार्ज है, आपको ये वाले साइड से फ्लक्स पूछा जा रहा है, कुछ नहीं, नीचे एक और बना दो तो टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाले पिरामिड के अंदर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, उसके एक साइड के अंदर क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आपको ऐसे कैलकुलेट करना रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इनसाइड पूछ रहा है, इनसाइड इज के क्यू आर अपॉन आर क्यूब ऑन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आउटसाइड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा रहेगा ग्राफ, अंदर है ना बढ़ेगा लीनियरली, उसके बाद इन्वर्सली घटेगा, इन्वर्स के स्क्वायर से घटेगा। और कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे गॉस लॉ का यूज़ किया हम लोगों ने, देखो और से लिखा, जूम नहीं हो रहा यार, ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग इनसाइड का कैलकुलेट करना है ना, आप एरिया निकाल देना पड़ेगा आपको, 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू है ना रो 4/3 पाई आर क्यूब, बस सिंप्लीफाई कर दो ये आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली रो के टर्म्स में ये आ जाएगा, अगर रो के टर्म्स में लिखोगे तो बोले तो रो r/3 एप्सिलॉन आ जाएगा। बस जीते रहो। आगे क्या है, आगे हम लोग है ना थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स हैं ना, ऐसे और भी पॉइंट्स हैं मैं बताऊंगा आपको। आगे आगे हाँ, यहाँ से फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विथ द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सारे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के बारे में है। ओके, पहला वाला पॉइंट ये है कि हर बार हम लोग गॉसियन सरफेस है ना, ये सोच के, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जो रिपीट होंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट रिपीट नहीं होगा, मैं अभी आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ वो चीज़। ये वाले पॉइंट है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, बोले तो आप गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओगे। सेम पॉइंट पर देखो, सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड Q2 पूछा है, तो गॉसियन सरफेस ऐसा।
ड्यू टू Q1 Q2 Q3 बोले तो गॉसियन सरफेस ऐसा बनेगा, क्योंकि ड्यू टू Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ पे बना रहा है, Q1 Q2 की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये बन रहा था, तीनों चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये बन रहा था। तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इंटू एरिया ऑफ दिस सरफेस पाई आर स्क्वायर, चार्ज इनक्लोज्ड Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ Q1 एंड Q2 इंटू एरिया ऑफ दिस थिंग दैट इज एरिया A एंड चार्ज enclosed Q1 and Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 Q2 Q3 एरिया A चार्ज Q1 Q2 Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी आगे हम लोग ये देखने वाले हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट ये है कि हम लोग ये वाले इसके बारे में कुछ बोलेंगे, थोड़ा माइंड मैट की वजह से है आपके लिए। एक तो एग्जांपल ये ले रहे हैं कि ये हमारा इन्फिनिट शीट वाला चार्ज है और इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पूछने वाले हम लोग। उसके लिए हम लोगों ने एक सरफेस बनाया था, गॉसियन सरफेस बनाया था रेक्टेंगुलर का, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। लेकिन गौर की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस निकाले हैं, लेकिन ये गॉसियन सरफेस बस इतनी ही चार्ज को इनक्लोज किया था। वो कैसे काम कर रहा है वो बताएंगे आपको। एंड चार्ज Q1 Q2 Q3, इसी के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अगर मैं आपको पूछूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा मैंने पूछा, तो आप इतना बड़ा सर्कल बनाओगे, है ना, इतना बड़ा सर्कल बनाओगे, क्योंकि Q1 की वजह से इनकी पोटेंशियल सरफेस इतना ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल बनाओगे और इसके अंदर ये दो चार्ज भी आ रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा, ये Q1 ही लिखना पड़ेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखना पड़ेगा, आगे बताएंगे आपको। उसी के साथ इसके बाद में हम लोग है ना एक समरी रहेगी, मतलब एक लंबा रहेगा कुछ, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, समरी के जैसा है वो, लेकिन उसके बाद में असली समरी रहेगी। आपको सब कुछ इग्नोर करके डायरेक्टली यहाँ पर भी जा सकते हो। अगर आप देखना चाह रहे हो ये सारी चीज़ तो आप देख सकते हो आगे। आखिरी पेज के अंदर समरी बोल के लिखा हुआ रहेगा, उसके अंदर सब कुछ मैंने बोला हुआ है, उतना ही फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग ऑन। हाँ, पहला पॉइंट, यू डोंट नेसेसरीली हैव टू इंक्लूड चार्ज इन गॉसियन सरफेस टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट। जैसे कि ये सरफेस है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सारे के सारे चार्ज की वजह से, लेकिन गॉसियन सरफेस हमारा इतने ही चार्ज को इंक्लूड कर रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे सारे के सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला है। बस वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। आंसर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज टू। ज़रूरी नहीं है कि गॉसियन सरफेस के अंदर इतना ही चार्ज आ रहा है इसलिए इतनी ही चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बने, ज़रूरी नहीं है। ये बाहर भी चार्ज है ना, इसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सिर्फ अंदर की चार्ज नहीं बल्कि एक्सटर्नल चार्ज की वजह से भी बनती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑल्सो ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज टू। आप बोलोगे ये तो गलत है, और से सुनो, इज ऑल्सो ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज। एट अ पॉइंट बोला है मैंने, एक पॉइंट पर। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे फ्लक्स क्या है, आप बोलोगे इसकी वजह से, इसके वजह से भी फ्लक्स बनेगा, इस वजह से भी फ्लक्स बनेगा, इसकी वजह से भी फ्लक्स बनेगा। इन अ क्लोज्ड सरफेस इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा ना, बस अंदर वाले चार्ज की वजह से बनेगा, समझ गया ना। जो बाहर वाले चार्ज की वजह से है ना, उसकी वजह से भी बनेगा, लेकिन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे वो सब। ओके, ये भी क्लियर कर दिया, ये भी क्लियर कर दिया मैंने। इसके बाद एक सवाल बनेगा आपका, मुझे पता है। आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज टू, तो ये वाला आप ले लोगे एग्जांपल, सॉरी हाँ, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ले लोगे आप। तो यहाँ पे तो आपने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 क्यों लिखा आपने Q1 Q2 Q3 भी लिखना चाहिए था आपको, आप बोलोगे। उसका जवाब भी है, आगे देखेंगे उसको। ये वाला क्वेश्चन याद रखो, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, शायद अगले या अगले के अगले स्लाइड में रहेगा, अगले के अगले स्लाइड में शायद उसका जवाब नहीं, यहाँ पर ही है। ओके, Q1 Q2 Q3, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है EQ1 और यहाँ पे भी Q1 Q2 Q3। इस पॉइंट पे EQ1 हम लोगों ने निकाला था ऐसा, लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंट पे आपको EQ1 पूछा जाएगा तो ये दो चार्ज भी ये गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएंगे, तब हमें कैसे सॉल्व करना रहेगा। तब हमें टू मेक गॉसियन सरफेस इफ अदर अनवांटेड चार्ज कम इनसाइड देन जस्ट इग्नोर देम। आपको इग्नोर करना रहेगा इनको, आप समझो, आपने ये है ही नहीं दुनिया भर के, समझना रहेगा आपको। एज्यूम ऑल द अनवांटेड चार्ज टू बी नॉन एग्जिस्टेंस, वही चीज़ रिपीट किया है, वेदर दे आर इनसाइड और आउटसाइड, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो अंदर रहो या बाहर रहो, ये इंपॉर्टेंट है। आप तो बोलोगे वो यहाँ पे अगर चार्ज Q4 रहेगा, बाहर रहेगा, तभी भी इग्नोर करना रहेगा, और जो अंदर आ गया ना इनको भी इग्नोर करना रहेगा, समझ गए। मैंने सेपरेटली यहाँ पे आउट बोल के भी लिखा हुआ है। अब तो बोलोगे मुझे पता था आउट वाले चार्ज को इग्नोर ही करना रहेगा, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है क्योंकि आपको आगे बताऊँगा मैं, इसकी मदद से एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ, इसीलिए। हाँ, क्वेश्चन आ गया ना याद, ये वाला यहाँ पे था वो। ओके, इसका जवाब यहाँ पर है। तो Q1 Q2 Q3 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्ज है, ये वाला ग्राफ है। यू टोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड EQ1 नहीं बनेगा, EQ1 Q2 Q3 बनेगा, बोलना चाह रहे हो है ना। जी हाँ, उसका जवाब ये है कि लेकिन अगर चार्ज अनवांटेड है तो उसे इग्नोर करते हैं हम लोग, समझ गए। अगर चार्ज अनवांटेड है यानी कि आप हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस इस चार्ज की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, तो इस पॉइंट के ऊपर EQ1 ये EQ2 Q3 को इग्नोर करेंगे हम लोग, तो मान लेंगे कि Q1 Q2 और Q3 एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, समझ गए। दिस इज द आंसर। लेकिन अगर हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहला वाला ये है, देखो आपको फ्लक्स निकालना है ना, फ्लक्स ड्यू टू Q1, फ्लक्स ड्यू टू Q2, फ्लक्स ड्यू टू Q3। फ्लक्स ड्यू टू Q1 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इंटू एरिया से आ जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू Q2 0, Q3 से 0, तो यहाँ से आपको Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, समझ गए। आप इसके बजाय ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे सेपरेटली ड्यू टू Q1 Q2 Q3 निकालो, यहाँ पे एक साथ Q1 Q2 Q3 का फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि Q1 Q2 Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग और एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग सेपरेटली देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 इंटू एरिया। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, उनको ऐड कर दो, उसके बाद में एरिया से मल्टीप्लाई। यहाँ पर ये गड़बड़ी वाली चीज़ है, यहाँ पे आपको काम ऐसे ही मेथड में जाना ही नहीं है आपको, क्योंकि हम लोगों ने जो सरफेस बनाया था ना, वो वाला सरफेस इसके जहन में रखते हुए बनाया था। हम लोगों ने ये जहन में रखा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे Q1 की वजह से सेम है, वो जहन में रखते हुए बनाया है, जिसकी वजह से हम लोग EQ1 डायरेक्टली लिख पा रहे थे और EQ1 की वैल्यू निकाल पा रहे थे। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पे EQ1 आ जाएगा, EQ2 Q3 रहेगा, अलग वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग आ जाएगी अगर आप Q2 Q3 को भी इंक्लूड करेंगे तो। वही बोल रहे हैं, EQ1 Q2 Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी हर एक पॉइंट की वजह से, जिसकी वजह से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस, यहाँ पे आप काम ही नहीं कर पाओगे। आप इलेक्ट्रिक फील्ड ये बेकार चीज़ है, यूजलेस है, ये काम ही नहीं आएगा आपको कहाँ पर भी। एवरी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा आपको सेपरेटली, फिर उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप काम कर रहे थे ना, यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ रहा है। आगे बढ़ो,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इज द क्वेश्चन। यहाँ पर ये समरी है, बेसिकली नॉट अ समरी, समरी तो यहाँ पर है, जैसी समरी है ये बार सब कुछ समराइज करे ऐसा है। चार्ज विच डोंट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेदर इफ़ दे आर आउटसाइड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये जैसे कि ये वाले चार्ज, आपको ये Q1 पूछा गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू Q2 Q3 नहीं पूछा गया है। सो दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अगर वो चार्ज आउटसाइड है, ये वाला केस, तो उन्हें आपको इग्नोर करना रहेगा। ई डॉट डी एस के अंदर ई के अंदर भी इग्नोर करना रहेगा, क्यू के अंदर भी इग्नोर करना रहेगा। मैंने यहाँ पे अटेंशन को छोटे से लिखा हुआ है, अटेंशन को छोटा से, क्योंकि कभी कभी आप अटेंशन दे सकते हो, मतलब अटेंशन भी दे सकते हो, लेकिन वो बेकार है। सेम टू सेम इसके जैसा हो जाएगा केस, बेकार है, आप यहाँ पे कुछ और कर ही नहीं सकते। अगर आप लोगों ने बाहर वाले चार्जेस को भी और उसको भी सिर्फ यहाँ पे भी दे सकते हो, आप सिर्फ ई के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, क्यू के अंदर इंक्लूड नहीं करना रहेगा, समझ गए। अगर चार्ज इनसाइड है, जैसे ये वाला केस, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, ये गॉसियन सरफेस है, ये 3 चार्जेस हैं, तो आपको इग्नोर करना रहेगा। फिर से अटेंशन दे सकते हो, लेकिन बेकार है वो, इग्नोर करना है ई के अंदर भी क्यू के अंदर भी। अटेंशन देना है बोले तो बस ई के अंदर आप दे सकते हो, क्यू के अंदर तो हरगिज़ नहीं। और दूसरा वाला, चार्ज विच कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर आउटसाइड। आप बोलोगे इसका एग्जांपल कहाँ से बनेगा, कैसे एग्जांपल होगा, वो वाला याद आया एग्जांपल, गॉसियन सरफेस इतने चार्ज को इंक्लूड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से हम लोगों ने निकाला था। चार्जेस विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे आर आउटसाइड। एक और एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, ये वाला एग्जांपल है, Q1 और Q2 है यहाँ पे चार्ज, और आप बोलोगे इनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू Q1 एंड Q2 क्या बनेगा, आप बोलोगे ऐसा बनेगा। इसके अलावा भी बनेंगे, इसके अलावा ऐसा भी बनेगा, समझ गए। तो हम लोगों ने ये वाला इंक्लूड कर दिया, ये वाला है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस सिर्फ Q1 को इंक्लूड कर रहा है, Q2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, लेकिन Q1 और Q2 बोथ से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं हम लोगों के, समझ गए। चार्ज विच कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फील्ड बट दे आर आउटसाइड, सच एग्जांपल इज Q2। यहाँ पे आपको अटेंशन देना रहेगा, इग्नोर भी करना रहेगा। क्या लिखा है देखिए, अटेंशन यहाँ पे देना रहेगा, ई के अंदर आप इंक्लूड करोगे, लेकिन आप इग्नोर करोगे क्यू के अंदर, समझ गया। और अगर वो चार्ज अंदर है बोले तो ये तो नॉर्मल वाला केस है, तो आपको अटेंशन नहीं देना रहेगा, ई के अंदर भी इंक्लूड क्यू के अंदर भी इंक्लूड। समरी ये है कि आपको चार्ज को इंक्लूड करूँ या ना करूँ कुछ भी नहीं सोचना। देयर इज़ नो रूल कि आपको चार्ज को इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हुए गॉसियन सरफेस बनाना है। रूल इज़ टू फाइंड सरफेस वेर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल वांटेड चार्ज, हाँ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए। ऑल वांटेड चार्ज आर सेम इन मैग्नीट्यूड, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहना चाहिए वो, ये पहला चीज़। उसके बाद में दिस ऑल्सो मीन्स एज्यूमिंग अनवांटेड चार्ज टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब उसके अंदर अनवांटेड चार्ज भी आ जाएंगे तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। ये 2 पॉइंट के अंदर बस समराइज हो जाएगा सब कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर 0, ऊपर KQ/R, बाहर KQ/R², KQ/R², यहाँ पे भी तो सॉरी। मोर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2k λ/R, तो पहले भी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। 2k λ/R, यहाँ पे प्रूफ भी है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे सरफेस ये वाला गॉसियन सरफेस है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन रही है, यहाँ पे E/2a, यहाँ पे एक सरफेस A है, यहाँ पे एक सरफेस A है, E/2a इज इक्वल टू Q/ε0, बस खत्म। E की वैल्यू σ/2ε0, Q के बजाय हम लोगों ने सिग्मा लिखा था। कंडक्टिंग यहाँ नहीं गया, ऐसा बन जाएगा ये चीज़ ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा, मतलब बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2, एक तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी एक और, टोटल है ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगा। नॉन कंडक्टिंग की वजह से E इंटू 2A इज रो 2AX अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका प्रूफ इधर है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखने लगेगा, ये पॉइंट पे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हाँ, फॉर्मूला ये है रो डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे रो डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से बाहर कहाँ पर भी रो डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। एक्स है ना, यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस डी है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें पूरे में चार्ज है भरा हुआ, कंडक्टिव नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है, जिसकी वजह से चार्ज है ना अंदर सब तरफ शेयर हुआ है, तो इंक्रीज करेगा लीनियरली और सेंटर पॉइंट पे 0 रहेगा। ओके दैट्स इट। नल पॉइंट ड्यू टू थिन थ्रेड्स, सरफेस चार्ज एंड सी λ1 λ2, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर बनेगा नल पॉइंट, वो नल पॉइंट ये है मान लो, तो ये डिस्टेंस x है मान लो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के λ1 अपॉन एक्स 2 के λ2 अपॉन डी माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लेना बस। ग्राफ ऐसे दिखने लगेगा, अगर ये है ना पॉइंट चार्ज का है शायद, हाँ ये पॉइंट चार्ज की वजह से है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा, यहाँ पे मैक्सिमम इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, डायरेक्शन इस तरफ, इसीलिए माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्लस इन्फिनिटी, इसकी वजह से प्लस इन्फिनिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर कहीं पर नल पॉइंट है, यहाँ पर प्लस और माइनस आ जाएगा बोले तो ऐसा ग्राफ बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इस पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस एंड मोर चार्जेस के अंदर आपको सम ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ पार्टिकल्स, ऑल पॉसिबल पेयर्स को कितने रहेंगे क्रॉस वेरीफाई करना है बोले तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज NC2 का फॉर्मूला ये है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जूल्स पर कूलम, पोटेंशियल इज स्केलर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऑलवेज, याद रखो ये। इफ V इज कांस्टेंट इन रीजन देन E इज 0 इन दैट रीजन, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल्स पर कूलम, पोटेंशियल इज U by Q, W by Q, यहाँ पे प्लस माइनस साइन के बारे में मैंने लिखा नहीं है, आगे बताऊँगा। V ड्यू टू पॉइंट चार्ज, प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे KQ अपॉन R, माइनस चार्ज की वजह से माइनस ऑफ KQ अपॉन R। V ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडीज, V ड्यू टू रॉड एट 0, ये रॉड है, इस पे पूछ रहा है पोटेंशियल, सबसे पहले इतने की वजह से पोटेंशियल निकाल लो, दैट इज dV K dQ अपॉन x, इंटीग्रेट dQ को लैम्डा dx डाल दिया, इंटीग्रेट करने पर ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, फाइनल आंसर ये है। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग बहुत आसान है, KQ अपॉन डिस्टेंस क्या है इसका a स्क्वायर x स्क्वायर का अंडर रूट, आगे बढ़ो। पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर है ना कांस्टेंट रहेगा, अंदर KQ बाबा यार, ऑन द सरफेस इज KQ अपॉन R, आउटसाइड इज KQ अपॉन R सब में सेम ही आ रहा था, ग्राफ ऐसा रहेगा। ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम 3/2 तक जाएगा, उसके बाद ऐसा सिंपल इसके जैसा ही।
outside k cube by r on k cube upon r, inside is k cube into 3r square minus r square upon 2r cube, सेंटर पे 3/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सरफेस। इसका प्रूफ अगले स्लाइड में, बहुत लंबा है, थोड़ा लंबा है, बहुत भी नहीं। पोटेंशियल ड्यू टू सेगमेंट ऑफ रिंग के लैम्डा अल्फा, बहुत आसान है। देखो अगर इतने चार्ज को हम लोग के क्यू अपॉन आर बोलना है, हम लोगों को क्यू के टर्म्स में नहीं लिखना है, तो हम लोग के को लैम्डा है ना, लैम्डा एल बोल सकते हैं। अब एल निकालना है आपको, आप एल है ना आर थीटा आर अल्फ़ा पुट कर सकते हो। ओके, के लैम्डा एल के बजाय आर अल्फ़ा अपॉन आर, आर यहाँ पे आर था। ओके, यहाँ पे आर के बजाय ये लिखा हुआ है। ओके, ये ए है और ये भी ए है, ए कट गया, के लैम्डा अल्फ़ा, यहाँ पे पोटेंशियल 0, इनसाइड आउटसाइड। शायद मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश किया था, लेकिन जगह काफ़ी नहीं हुई थी शायद, आई गेस। यहाँ पे भी लिखा हूँ ना, ये थोड़ा क्लियर है। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर ये वाला केस का हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले दो पीस में डिवाइड करेंगे। ये पूरा स्फीयर है और हम लोगों को इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, तो सबसे पहले पार्ट में डिवाइड कर दो। अंदर वाली की वजह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, अंदर जो भी रहेगा ना, इनर बोल दो, इनर वाले की वजह से आराम से निकाल सकते हैं। के इंटू जो भी चार्ज है इनसाइड अपॉन आर, अंदर का चार्ज है ना रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, निकल गया। अब आउटर का कैसे निकाले हैं? आउटर के लिए आप है ना इस पॉइंट पे ड्यू टू ऑल दिस, आप सबसे पहले ऐसा शेल बनाओगे, इस शेल की वजह से पोटेंशियल निकालोगे, फिर दूसरा शेल बनाओगे, उसकी वजह से पोटेंशियल, फिर दूसरा शेल, उसकी वजह से पोटेंशियल, ऐसा करते करते जाओगे आप। तो सबसे पहले एक शेल की वजह से निकालते हैं पोटेंशियल, डी वी के डी क्यू अपॉन एक्स, डी क्यू की वैल्यू निकाल देना है आपको, निकाल दिया आपने बस। अब जो भी डी वी था ना, उसी चीज़ को आपको आर से लेके आर तक इंटीग्रेट करते जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दो, टोटल मिल जाएगा आपको आउटसाइड की वजह से। मिल गया ना आपको, डाल दो यहाँ पे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा शायद। हाँ, यहाँ पे डाल दो, इसको यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पर आ जाओगे, सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर आ जाओगे, और सिंप्लीफाई ख़त्म, फाइनल आंसर। आगे जाता है, ये है ना वर्नियर कैलिपर के बारे में देख रहे थे हम लोग, भी बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बता देता हूँ। ये 10 डिविजन्स हैं, ये मेन स्केल है, इसके अंदर 10 डिविजन्स है, इसके अंदर 11 डिविजन्स हैं। ओके, इसके अंदर यहाँ पे 10 डिविजन्स हैं और इसके अंदर 9 डिविजन्स हैं, सॉरी इसके अंदर 10 है। क्या यार, कितने डिवीजन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ पे 9 डिविजन्स हैं। और इसके अंदर 11 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 ही रहेगा अक्सर। ओके, तो लीस्ट काउंट है ना इसका, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 11 हो जाएगा। इसके अंदर है ना ये, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 9 हो जाएगा। नाइन हो या 10 होगा, आई गेस 10 होगा। 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 होना चाहिए ना, देखते हैं। सबसे पहले ऐसा रहेगा, उसके बाद पहला क्लिक ऐसा 1, दूसरा क्लिक ऐसा 2, 1 यानी कि 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न,
3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यानी कि 9 डिवीज़न हो जाएंगे। 9 डिवीज़न के बाद में बस 1 सेंटीमीटर पूरा पार हो गया। सो 1 ऐसा ही, ये 9 9 के बाद 10 हो रहा है ना, थोड़ा यार कंफ्यूजिंग।